आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस में इंटरव्यूअर यानी जो इंटरव्यू लेता है वो क्या क्वेश्चन पूछता है, यानी क्या सवाल रहते हैं उसके इंटरव्यू लेते समय और हमें कैसे जवाब देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू कभी हज़ारों से भी ज़्यादा इंटरव्यू किए हैं। मैं कैसे इंटरव्यू लेता था, मैं कैसे सवाल पूछता था, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें माइक्रो फाइनेंस में जॉब लेना है तो इंटरव्यू हम कैसे दें, किस तरीके से हमसे सवाल पूछे जाते हैं और हम किस तरीके से उनका जवाब देते हैं। अक्सर हमें नहीं मालूम होता है कि हम इंटरव्यू कैसे दें, क्या तरीका रहता है इंटरव्यू देने का। हर जॉब का अपना अपना एक क्राइटेरिया रहता है और हर जॉब में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें कैसे जवाब देना चाहिए उन सवालों को, और अगर हम माइक्रो फाइनेंस में जॉब ले रहे हैं तो किस तरीके से हमें जवाब देना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, मैंने बहुत सारे कॉलेज में जाके कैंपस किए हैं, वहाँ पे जाके लोगों को इंटरव्यू लिए हैं, उनको सेलेक्ट भी किया है, कई रिजेक्ट किया तो क्यों रिजेक्ट हुआ। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि मेरी साइकोलॉजी क्या रहती थी जब मैं इंटरव्यू लेता था, जनरली लोगों की साइकोलॉजी क्या रहती है इंटरव्यू लेते समय। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो को अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, नहीं तो आप कुछ मिस कर देंगे आज। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए हमारा, किस तरीके से हमें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए और इंटरव्यू किस तरीके से जज करता है हमारे इंट्रोडक्शन को। सो इंट्रोडक्शन में जनरली क्या होता है, जो हमारे रिज्यूमे में होता है हम अक्सर वही बताते हैं, और जनरली लोग वही बताते हैं कि जो रिज्यूमे में लिखा रहता है। लेकिन इंटरव्यूअर यानी जो इंटरव्यू ले रहा है हमारा, वो कुछ और भी सुनना चाहता है साथ साथ इंट्रोडक्शन में। तो आपने अपना नाम, अपना प्लेस, फादर नेम है और जो भी आपके रिज्यूमे में लिख रखा है आपने, वो सारी चीज़ बताई। अगर आपने इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है अपने एकेडमिक टाइम में, अपने स्कूलिंग में, कॉलेज में, या अगर आप फ्रेशर नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो आपने पिछले जो में कुछ ऐसा नया सा करा है, वो आप इंट्रोडक्शन के टाइम पे बता सकते हैं उनको। ये आपके लिए थोड़ा सा एक हिट काम करेगा और ये आपके लिए एक थोड़ा सा बूस्ट का भी काम करता है, और सामने वाले को भी समझ में आता है, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं है आपके रिज्यूमे में और ना ही इंटरव्यू को पहले से पता है। तो आप उसे बताते हैं तो उसको समझ में आता है और आपके बारे में परसेप्शन उसका एक अलग तरीके से बनना शुरू हो जाता है। तो आप इंट्रोडक्शन देते समय एक कॉन्फिडेंट रखें, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी चेक की जाती है, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आप क्यों जॉब करना चाहते हैं ये भी इंटरव्यू देते समय पता चल जाता है जनरली, कि आप मजबूरी में करना चाहते हैं, आपका पैशन है, आप किस तरीके से आप मतलब जॉब को करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू समझ लेता है आपके इंट्रोडक्शन देते समय। तो उस समय आपका लगभग 50% इंटरव्यू हो जाता है इंट्रोडक्शन के समय पे। सो इंट्रोडक्शन हमेशा अच्छा दें, तरीके से दें, साफ सुथरा दें, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें अपने आप को, जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ आप सही में आप जॉब चाहते हैं। सो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा आपका होना चाहिए। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एकेडमिक नॉलेज, यानी आपने कुछ भी पढ़ाई की है, आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, आपने स्कूलिंग की है। जनरली माइक्रो फाइनेंस में आप फ्रंट लाइन के लिए अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप और आरएम के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, वो आप एग्जीक्यूटिव के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जनरली 12th पास भी कई कंपनियां ऑफर करती हैं। सो अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्कूलिंग अकेले की है, यानी 12th तक पास हैं, तो आप अपने एकेडमिक बहुत सही तरीके से बताएं। आपने एकेडमिक कितने तक किया, अगर आप हायर एजुकेट हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है आपने, किस में कर रखा, क्या सब्जेक्ट था, क्यों सब्जेक्ट लिया। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि ये उतना मैटर नहीं करती, लेकिन इससे आपकी साइकोलॉजी पता चलती है कि आपने क्यों ये एकेडमिक किया, आपने एक क्यों डिग्री की है। अगर स्कूलिंग तक ही आपने पढ़ाई की तो स्कूलिंग के टाइम में आपने क्यों जोड़ी। यानी कोई कंपनी है माइक्रो फाइनेंस आपको ऑफर करती है कि 12th पास भी हम एग्जीक्यूटिव लेवल पर ले रहे हैं और आप उसमें इंटरव्यू देने जाते हैं, तो फिर आपको उस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि आपने 12th तक पढ़ाई क्यों की थी, क्यों छोड़ दी, आगे क्यों नहीं करी। तो आप उस तरीके से अपना ऐसा कुछ पॉजिटिव आंसर दे सकते हैं जिससे सामने वाले को समझ में आए कि हाँ आपका ये रीजन हो सकता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि एमएफआई का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको अगर माइक्रो फाइनेंस में काम करना है तो माइक्रो फाइनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस कैसे काम करता है, माइक्रो फाइनेंस का मॉडल क्या है, किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस की प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से लोन यहाँ डिस्बर्समेंट होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे कलेक्शन आता है, किस तरीके से यहाँ पे लोन बांटा जाता है और किस तरीके का प्रोसेस रहता है। जनरली
कुछ चीज़ अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए जो बेसिक है कि किस तरीके से लोन बांटा जाता है, किस तरीके से कंपनियां काम करती है, किस तरीके से कलेक्शन आता है यहाँ पे, और किस तरीके से इंडिया का मार्केट है हमारे भारत में, किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस काम करते हैं। ओवरऑल इस तरीके का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हैं और आप एक हायर पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मान लीजिए आप ब्रांच मैनेजर हैं अभी, या और आप क्लस्टर मैनेजर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं और आप ब्रांच मैनेजर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपने अब तक अपनी जॉब में क्या किया है, क्या अचीवमेंट रहे हैं आपके साथ, ऐसी कौन सी घटना हुई जो कंपनी में जिसको आपने सही करके दिया कंपनी को, और आपने, तो ये सारे ऐसे पॉइंट रहते हैं जो आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो, जिससे एक कॉन्फिडेंस आता है, सामने वाले को एक बूस्ट आता है कि हाँ ये बंदे में कुछ बात है, ये कुछ अलग करना चाहता है। तो इस तरीके से अगर आप बताएंगे इंटरव्यूअर को तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी हमेशा। ध्यान रहे, अगर आप माइक्रो फाइनेंस में जॉब ले रहे हैं या किसी भी सेक्टर में जॉब ले रहे हैं तो उस सेक्टर का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मैटर करता है हालांकि, क्योंकि अगर आप जिस सेक्टर में जॉब ले रहे हैं और उसके बारे में मालूम ही नहीं रहेगा आपको तो फिर सामने वाले को थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी इंटरव्यू देने जाएं, अगर फ्रेशर हैं तो पढ़ के जाएं, और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप उन चीज़ों को याद कर लें इंटरव्यू देने से पहले जो आपने अचीव की हैं, जिनकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी उभर के ऊपर आई है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठाएं। जब इंटरव्यूअर आपसे इंट्रोडक्शन के बाद कुछ पूछे या इंटरव्यू के बाद में कुछ पूछे कि आपने अलग सा क्या किया, तो आप उससे बता सकते हो सारी चीज़ें। अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाला हूँ, माइंड सेट। कलेक्शन के प्रति, सोर्सिंग के प्रति, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें, फील्ड के प्रति माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सेक्टर में कोई सा भी जॉब हो, चाहे वो बैंकिंग का जॉब हो, माइक्रो फाइनेंस का जॉब हो, आईटी का जॉब हो, किसी का भी जो माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू हमेशा ये जज करता है कि आप जिस पोस्ट के लिए आए हैं क्या सही में आप उस पोस्ट के लिए काम करना चाहते हैं, या उस सेक्टर में आप सही में आप काम करना चाहते हैं, या सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि कहीं जॉब नहीं मिल रही है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप सारी चीज़ें बताते हैं तो माइंड सेट उसी बीच देखा जाता है। इंटरव्यू आपको जज करता रहता है कि आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है जब हमें कोई चीज़ पसंद होती है, जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंट आता है हमारे अंदर बोल चाल में, हमारी भाषा में, और हमें इंटरव्यू देते समय अगर आप उस चीज़ को मजबूरी में या किसी के दबाव में कर रहे होते हैं तो आपका अंदर से आवाज़ वो निकलती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कोई धक्का मार के आपको आवाज़ निकल पा रहा हो, तो सामने वाला जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि उसने इतने सारे इंटरव्यू किए होते हैं कि उसको समझ में आ जाता है कि आप कैसे, क्यों इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, आप मतलब किस लिए आप ये जॉब लेना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो माइंडसेट आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको वो कलेक्शन की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कलेक्शन माइक्रो फाइनेंस में कैसे होता है, ओडी लग जाती है तो किस तरीके से हमें पैसा निकालना पड़ता है, किस तरीके से हमें फॉलोअप लेना पड़ता है, किस तरीके से हमें अपना रेगुलर कलेक्शन करना पड़ता है। तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जनरली आपको मालूम होगा कि अर्ली मॉर्निंग यानी बहुत ज़्यादा सुबह आपको फील्ड पे निकलना पड़ता है कलेक्शन के समय। तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखना पड़ती है। आप उसके लिए रेडी हैं क्या, वो काम आप कर सकते हैं, तभी आप माइक्रो फाइनेंस का इंटरव्यू दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरव्यू हमेशा पूछेगा ही और आपको जज करेगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं दिखाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का पार्ट कलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, साथ ही सोर्सिंग भी पार्ट रहता है, लेकिन कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा मेन रहता है माइक्रो फाइनेंस में। तो ये सारी चीज़ें माइंडसेट में देखी जाती है। वहीं आपका सोर्सिंग के प्रति माइंडसेट देखा जाता है कि आप किस तरीके से सोर्सिंग करना चाहिए। हालांकि मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रिंग लीडर से क्यों हमें ग्रुप नहीं बनवाना चाहिए। तो ये भी देखना पड़ता है कि आप सोर्सिंग किस तरीके से, सेल्फ सोर्सिंग कर रहे हैं, रिंग लीडर के थ्रू सोर्सिंग कर रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू सोर्सिंग कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी को रिंग लीडर से क्यों प्रॉब्लम है, ये इस वाले वीडियो में मैंने बहुत बताया। इसकी लिंक मैं ऊपर कार्ड में भी देख रहा हूँ, तो वहाँ कार्ड से भी आप उसको डायरेक्ट जाके देख सकते हो। तो ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि आप कलेक्शन किस तरीके से करेंगे, आप सोर्सिंग किस तरीके की, क्या तरीका है सोर्सिंग करने का। हालांकि मैं इस पर बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि सोर्सिंग का सही तरीका क्या है और किस तरीके से हमें सोर्सिंग करनी चाहिए। हालांकि रिंग लीडर वाले वीडियो में भी मैंने बताया कि सोर्सिंग कैसे करनी चाहिए, तो चाहो आप इस वीडियो को देख सकते हो इस वीडियो के बाद। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, रेडी टू मूव। क्या होता है जनरली माइक्रो फाइनेंस में हमारी जॉब मूवेबल होती है, यानी हमें एक जगह से दूसरी जगह हमेशा शिफ्ट किया जाता है। आप तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर रहते हैं तो एक ब्रांच में रखा जाता है, अगर उस ब्रांच में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो कोई ब्रांच खराब है, हो सकता है वहाँ पे आपको उठा के रख दिया जाए। किस लिए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कंपनी उम्मीद करती है आपसे कि आप वहाँ भी अच्छा काम करेंगे। तो इस वजह से भी आपको ट्रांसफ़र हमेशा मिलता रहेगा। और जनरली माइक्रो फाइनेंस में प्रमोशन होता है तो ट्रांसफ़र मिलता ही मिलता है, यानी दूसरी ब्रांच आपको मिलती ही मिलती है। जब भी आप माइक्रो फाइनेंस में प्रमोशन लेंगे आपको उस एरिया को छोड़ना पड़ेगा, आप दूसरे एरिया में जाएंगे। जनरली ऐसा ही होता है माइक्रो फाइनेंस में। तो आप इसके लिए रेडी रहें,
अपना माइंड ऐसा प्रिपेयर करके रखें कि आप कहीं भी इंडिया में, भारत में जाने के लिए तैयार हैं अगर आपको ये जॉब मिलती है तो। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का जॉब हमेशा मूवेबल रहा है, कभी भी कोई भी एक जगह आज तक काम नहीं करा है। तो माइक्रो फाइनेंस में अगर आप काम करने आ रहे हैं तो आप एक तरीके का माइंडसेट बना के आए, एक अपना दिमाग को प्रिपेयर करके आएँ कि हाँ भाई हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, चाहे कहीं भी हम रहें, हम ये जॉब करना है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, हमने बहुत सारे ऐसे अपने करियर में लोग देखे हैं जो साउथ से हैं, वो नॉर्थ में काम कर रहे हैं, नॉर्थ के लोग साउथ में कर रहे हैं। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, भाषा का प्रॉब्लम होता है, खाने का प्रॉब्लम होता है, ट्रैवल का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जॉब करना है। उनके दिमाग में है कि जॉब करना है और माइक्रो फाइनेंस ही करना, तो इसलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो अगर आप भी पसंद करते हैं माइक्रो फाइनेंस की जॉब को तो ये सारी चीज़ें भी आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि रेडी टू मूव वाली जॉब रहती है, मूवेबल जॉब रहती है, वो आपको हर जगह मूव करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि इंटरव्यू आपसे अगर पूछता है कि आप तैयार हैं कहीं भी जाने के लिए तो आप उस तरीके से जवाब दें अगर आप जॉब चाहते हैं तो। हम बात करते हैं कि मैं इंटरव्यू कैसे लेता। जब मैं कॉलेज में किसी कैंपस करने जाता था या मेरे यहाँ कोई ऑफिस में इंटरव्यू देने आता था, जब मैं जिस भी ब्रांच में रहता था, तो जनरली मैं कॉलेज में इंटरव्यू करने जाता था, वहाँ पे बहुत सारी भीड़, ऑडिटोरियम पूरा भरा रहता था, कम से कम 50, 100, कभी 200, कभी 500, कभी 1000 बच्चे भी होते थे। तो उस समय हम 4 से 5 लोग जाते थे इंटरव्यू लेने। तो वहाँ पे हम पहले ही, अब जब इतनी सारी भीड़ होती है तो उस समय हमारी क्या साइकोलॉजी रहती है, उस समय हम ये चाहते थे कि इतने सारे लोगों का इंटरव्यू तो मैं कर नहीं सकता हूँ, एक साथ अगर 500-1000 लोग आ जाएंगे तो पूरा दिन एक दिन में इंटरव्यू होना संभव नहीं है। तो हम क्या करते थे उस समय कि हम उन लोगों को पहले अपना क्राइटेरिया बताते थे कि भाई हमारा जॉब में सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये है, अगर आप इसमें फिक्स बैठते हो तो आप यहाँ पर रुको, नहीं तो आप बाकी जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता था कि बाकी लोग हमारे जो क्राइटेरिया में नहीं बैठते हैं वो चले जाते थे, तो उससे हमारी थोड़ी भीड़ कम हो जाती थी। उसके बाद जितने भी बचते थे उनका हम इंटरव्यू लेते थे। तो हम जनरली इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैं बता रहा था आपको शुरुआत में कि 50% यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। सो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ही लोगों को समझ लेते थे कि भाई वो क्या चाहता है, क्या बोल रहा है, क्यों जॉब चाहता है। अगर मुझे सही लगता था तो ही मैं सिलेक्ट करता था, नहीं तो उसको आगे भेज देता था और बाद के लिए, कभी प्रोसेस के लिए, कभी ब्रांच आने के लिए। तो इस तरीके से कोई अगर अच्छा लगा तो मैं उसको बाद के लिए बोलता था, अगर कोई अच्छा नहीं लगा तो हम उनको बाद में रिजेक्ट कर देते थे। तो क्यों करते थे, क्योंकि यार इंट्रोडक्शन में अगर जो हमें कॉन्फिडेंट लगेगा वो ही आगे जॉब कर पाएगा। अगर मैं सबको ही ले लूँगा ना तो सारे लोग काम नहीं करें। इस तरीके से हम लोगों की छटनी करके उस तरीके से इंटरव्यू लेते। तो जनरली इंटरव्यू लेने वाले की ये होती है साइकोलॉजी। और ब्रांच में आता था तो वहाँ पे क्राइटेरिया नहीं होता, वहाँ पे हम ब्रांच में कोई स्पेशल इंटरव्यू देने आए, हमने कहीं वैकेंसी पेपर में निकाली है या किसी को पता चला है हमारा कि जॉब वैकेंसी निकला है तो आए इंटरव्यू। तो हम उस समय उसका सारा चीज़, उसका माइंडसेट, उसका ट्रस्ट, वो किस तरीके से काम करना चाहता है वो हम सारी चीज़ देखते हैं। अगर हमें लगता था तो एकेडमिक मैच ना हो फिर भी हम उसको इंटरव्यू में जॉब में रखते थे, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा दिखता था मुझे। तो इस तरीके से मेरे कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया, बाकी हालांकि पूरे पॉइंट मैं अब आपको धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा। तो अभी मैं आपको ये बता दूं, तो इस तरीके से इंटरव्यू का माइंडसेट रहता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो माइक्रो फाइनेंस में काम करने के लिए, यानी इंटरव्यू देने के लिए, जॉब लेने के लिए हमारे क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। सबसे बड़ी इसमें ईमानदारी होना चाहिए, ट्रस्ट आपके ऊपर होना चाहिए कंपनी को। इसमें क्या है, जनरली कैश का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके हाथ से कभी 10 रुपये का भी फ्रॉड ना हो, ये चीज़ हमेशा आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत ऊपर तक जाएंगे। आप ये आपके सामने देख सकते हो और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवाता रहूँगा जिन लोगों ने कैसे शुरुआत की थी और आज कहाँ, किस स्तर पे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों, परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी करें जो जॉब करना चाहते हैं माइक्रो फाइनेंस में और माइक्रो फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, हम आपके वहाँ पे जवाब देंगे। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं जाकर उनमें से कोई शेयर करिए, हो सकता है कोई आपके काम की बात निकल आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।